नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का दहाड़ बैच शुरू हो चुका है और उसके अंदर हम लोग जीएस पे डिस्कशन कर रहे हैं और केवल उसी टॉपिक्स पे ही हम लोगों का डिस्कशन है जो टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के। यानी इधर उधर की बातें नहीं होंगी, केवल यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में जो सिलेबस में वर्णन किया गया है केवल उतने ही प्रश्नों पर उतने ही टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेशन भी। तो जो लोग अब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हैं, सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पे चर्चा हो चुकी थी मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने खिलजी वंश की चर्चा की थी और खिलजी वंश में हमने देखा क्या कि खिलजी वंश का अंत होता है और होता है जनता के विद्रोह से। और जनता का विद्रोह करता कौन है, किसके नेतृत्व में? तो दीपालपुर का गवर्नर गाजी मलिक, वही गाजी मलिक जिसको हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही खिलजी वंश खत्म होता है तो उस खिलजी वंश के बाद शुरू होता है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया, यानी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया कौन सा वंश? तो तुगलक वंश। तो आज का जो सेशन है उस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस वंश के बारे में? तो तुगलक वंश के बारे में। गुलाम वंश की टाइमिंग, तो गुलाम वंश 1206 से शुरू हुआ और 1290 तक चला। खिलजी वंश की टाइमिंग, तो खिलजी वंश 1290 से शुरू हुआ और 1320 तक चला। अब इसके आगे अगर बात करेंगे तो तुगलक वंश की बात आएगी। 1320 से शुरू होगा और चलेगा कब तक? तो 1412 तक। तो ये हम लोगों के आज का टॉपिक है, तुगलक वंश जो शुरू हो रहा है 1320 से और चल रहा है 1412 तक। दो प्रश्न तो इतना लिखते ही आपको जान जाना है कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? 5 वंश थे। उन 5 वंशों में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया? तो सबसे लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश में। एक क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया कि दिल्ली सल्तनत में चलने वाला सबसे बड़ा राजवंश या सबसे बड़ा वंश कौन था, या सबसे लंबा वंश कौन था, जो सबसे लंबे समय तक चला वो कौन था? तो वह था तुगलक वंश। और एक लाइन यह भी याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क वंश कौन सा था? तो अंतिम तुर्क वंश भी था तुगलक वंश। बताया हमने कि अंतिम जो थे खिलजी वंश का जो अंत हुआ वो अंत हुआ था विद्रोह से। और उस विद्रोह को नेतृत्व या नेता कौन था उस विद्रोह का? था तो दीपालपुर का गवर्नर गाजी मलिक, जिसका वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक था। बड़ा ही चतुर और बड़ा ही अच्छा सैनिक माना जाता था और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पूरी की पूरी खिलजी वंश के शासन काल में इसके नेतृत्व में दे दी गई थी। और यही आगे चल करके खिलजी वंश के अंत का कारण भी बना और एक नए वंश की स्थापना की जिस वंश का नाम था तुगलक वंश। तुगलक वंश में मैंने बताया था कि कुल कितने शासक थे? तो कुल 9 शासक थे। चर्चा कर लिया जाए एक एक के नाम पर। तो पहला नाम जो संस्थापक माना जाता है और साथ ही जो तुगलक वंश की शुरुआत करने वाला माना जाता है वह था आपका गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा नाम फिरोज शाह तुगलक। चौथा नाम फिर से गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन यह गयासुद्दीन तुगलक जो था यह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। पांचवा नाम, तो पांचवा नाम आता है अबू बक्र शाह का। कि पांचवा शासक कौन था? तो अबू बक्र शाह था। छठवां नाम आता है
मुहम्मद शाह का, मुहम्मद शाह का। ये 6 शासक हो गए मुहम्मद शाह। उसके बाद 7वां नाम आता है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन सिकंदर शाह का, अलाउद्दीन सिकंदर शाह का। फिर उसके बाद अगला नाम आएगा 8वां, तो 8वां नाम नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह। और अंतिम नाम आएगा 9वां, तो यह आएगा नुसरत शाह का, यानी यह अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं तुगलक वंश के। तो यह कुल शासनकाल। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक की टाइमिंग देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठते हैं 1320 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1325 में। उनके बाद बेटा उनका बनता है 1325 में और चलता है कब तक, तो 1351 में। 1351 के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है 1351 से लेकर के 1388 तक। फिर गयासुद्दीन तुगलक की बात किया जाएगा तो 1388 से लेकर के 1389 तक कौन, गयासुद्दीन तुगलक। फिर अबू बकर शाह की बात किया जाएगा तो 1389 से लेकर 1390 तक। मोहम्मद शाह की बात किया जाए तो 1390 से लेकर 1394 तक। उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह कुछ महीनों के लिए ही बना, तो इनकी टाइमिंग को हम 1394 से ही शुरू करके और 1394 में ही क्या कर दें, ख़त्म कर दें। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, इनकी टाइमिंग मानी जाती है 1394 से लेकर के 1412 और कुछ किताबों में 1414 तक भी। और नुसरत शाह की टाइमिंग मानी जाती है 1394 से लेकर 1398 तक। तो ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश में यह मुख्य शासक या कह लें कि कुल शासकों की ये लिस्ट आ गई। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह और नुसरत शाह। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि 1394 इनका भी टाइम और 1394 इनका भी टाइम। तो दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिएगा कि इन दोनों ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया कि यह कहीं न कहीं तुगलक वंश के शासक, दोनों ने अपने आप को तुगलक वंश का शासक माना, लेकिन दोनों ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और एक जो है वह अपना बैठता है गद्दी बना करके कहाँ पर, तो एक बैठता है दिल्ली में और एक बैठता है फिरोजाबाद में। तो इसलिए दोनों एक जगह से शासन नहीं कर रहे हैं, एक शासन कर रहा है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह शासन कर रहा है दिल्ली से और नुसरत शाह शासन कर रहा है कहाँ से, तो फिरोजाबाद से। अब इतने शासकों के नाम तो चर्चा में आ गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों शासकों के पश्चात फिरोज शाह तुगलक कब तक रहा, 1388 तक। और यह स्वर्णिम युग रहा, मतलब इन तीनों की अगर बात करेंगे तो यह स्वर्णिम युग रहा कि जब तुगलक वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था, अपने मैक्सिमा पर था। इसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक के पश्चात तुगलक वंश में उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो गया। यह सीधे सीधे इतिहासकारों ने लिख दिया कि फिरोज शाह तुगलक के पश्चात तुगलक वंश में कोई भी शासक योग्य शासक पैदा नहीं हुआ, और योग्य शासक पैदा नहीं हुआ और तुरंत उसके बाद ये जो टाइमिंग आप देख रहे हो 1398, तो इस दौरान आप देख लो कि 88 से 98 के बीच में इतने शासकों का परिवर्तन हुआ, एक के बाद एक तेजी से शासन सत्ता में परिवर्तन हुआ। बाद में आपस में ही झगड़ा हो गया, स्वतंत्र शासकों की संभावनाएं बन गई, एक दिल्ली में अपनी गद्दी संभाल लिया, एक फिरोजाबाद में गद्दी संभाल लिया। तो 1388 के बाद यानी फिरोज शाह तुगलक के पश्चात
शासन का संकट उत्पन्न हो गया, उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो गया। तुगलक वंश में कोई भी शासक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की तरह योग्य शासक के तौर पर नहीं जाना गया। लेकिन और भी दिक्कतें कब आई, तो 1398 में तैमूर का आक्रमण हो गया दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने के लिए, और उसने दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश का लगभग सफाया ही कर दिया। लेकिन चूंकि 1412-14 तक जब तक कोई नया वंश नहीं आएगा तब तक हम मानते हैं कि वहाँ पर शासन किसका था, या अपूर्ण रूप से भी, लेकिन नियंत्रण किसका था, तो उस शासन काल में नियंत्रण था तुगलकों का ही। तो इसलिए इनको हम लोग मान करके चलते हैं कि इनका समय 1412 तक चला। तो तुगलक वंश से 2 लाइन तो हमेशा याद रखनी है। पहला कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश, अब वो प्रभावी रूप से रहा या अप्रभावी रूप से रहा, इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया, तो आपका उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा तुगलक वंश। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क राजवंश कौन था, तो अंतिम तुर्क राजवंश था आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश में शासकों की संख्या कितनी थी, तो 9 थी, और मुख्य शासकों की संख्या कितनी थी, तो ऊपर से 3 थी, गयासुद्दीन, मोहम्मद और फिरोज। फिर कहा कि तुगलक वंश के बारे में और डिटेल में चला जाए, तो आते हैं एक एक लोगों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है गयासुद्दीन तुगलक का, तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक पर ही हम लोग बात करेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक का आप देख रहे हो कि शासनकाल बहुत लंबा नहीं है। 1320 में गद्दी पर बैठे और असामयिक मृत्यु हो गई 1325 में। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत लंबा शासनकाल नहीं था। लेकिन चूंकि इन्होंने स्थापना की है और इन्होंने कुछ नई चीज़ें भारत को दी हैं अपने शासन प्रणाली के अनुसार, तो इसलिए बात किया जाएगा गयासुद्दीन तुगलक की भी। गयासुद्दीन तुगलक यानी इनको एक उपाधि दी गई थी गाजी मलिक, यानी मलिक ए गाजी। सैन्य क्षमता अच्छी थी, प्रशासन क्षमता अच्छी थी, इसलिए खिलजी वंश के शासन काल में इनको ये उपाधि दी गई थी गाजी मलिक की, मलिके गाजी की। तो चाहे गयासुद्दीन तुगलक शब्द मैं यूज़ करूं और चाहे गाजी मलिक यूज़ करूं, आप समझ जाइएगा कि चर्चा हो रही है गयासुद्दीन तुगलक की। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही आ गया कि गयासुद्दीन तुगलक है कौन। तो हमने पहला तो यहीं पर क्लियर कर दिया कि यह तुगलक वंश का संस्थापक है। यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। पहला चीज़ तो इसी ने आ गया। दूसरा कहा गया कि गयासुद्दीन तुगलक था कौन, तो बताया गया इसके बारे में कि खिलजी वंश के दौरान, यानी खिलजी वंश के समय यह था कौन, तो खिलजी वंश के समय दीपालपुर का गवर्नर, दीपालपुर का गवर्नर था कौन, तो दीपालपुर का गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक ने बड़ा ही नियमित या संयमित तरीके से, क्योंकि यह एक अनुभवी व्यक्ति था जिसने खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को भी देखा, और अलाउद्दीन खिलजी में आपने पढ़ा क्या कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन जो था वो बड़ा ही कठोर शासन था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, न्याय की प्रणाली तमाम इतनी थी, और उसका अंत बड़ा बुरा हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सब परिवार हत्या कर दी गई उसी के खुद के नायब मलिक कफूर द्वारा। खिलजी के बाद उसका पुत्र जब आता है तो उसके पुत्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सारे कठोर आदेशों को रद्द कर दिया, अपना खुद का नियम कानून चलाया। और ये दोनों पद्धतियां देखी थी किसने, तो ये दोनों पद्धतियां देखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसी वजह से इसने न तो कठोर शासन प्रणाली का उपयोग किया, न तो सुस्त शासन प्रणाली का उपयोग किया, बीच की स्थिति को बना दिया इसने, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती शासन। रस्म रियानी, बदायूं ने उसके बारे में एक शब्द लिखा रस्म रियानी। रस्म रियानी का मतलब कि न तो इधर का न तो उधर का, मध्यवर्ती शासन किया, यानी कि न तो बहुत कठोर और न तो बहुत आसान, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए शासन करने वाला शासक बना कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक।
लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गयासुद्दीन तुगलक की बात कहीं पर होती है तो गयासुद्दीन तुगलक की सबसे ज़्यादा बात होती है कृषि सुधार के ऊपर, कि कृषि सुधार के ऊपर काम करने वाला सबसे बड़ा शासक, सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग, अकाल पड़ने पर इसने अपने शासन काल में एक नई कमेटी गठित की, किसानों को कर से मुक्त करने का प्रयास किया। तो जितने भी आप देखोगे इसके शासन काल में तो सबसे पहला आएगा कृषि सुधार, और कृषि सुधार में सबसे ज़्यादा बड़ा काम जो पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है तो सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला संभवतः पहला शासक कौन था? तो संभवतः पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा, इसके शासनकाल में एक चीज़ और रखी गई कि यातायात एवं डाक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने वाला शासक कौन था? तो डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला और यातायात को सुदृढ़ करने वाला शासक कौन था? तो वह भी था आपका गयासुद्दीन तुगलक। यह मुख्य बातें, चूँकि शासनकाल बहुत लंबा नहीं है तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो इनसे एकदम परफेक्टली पूछी जाती हैं उन पर अगर बात किया जाए तो कहा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने सबसे ज़्यादा कृषि सुधारों पर काम किया? तो वह था आपका गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो वह भी था आपका गयासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक की मृत्यु का कारण भी पूछा जाता है, तो तुगलक की मृत्यु के बारे में आप पता करोगे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई। तो गयासुद्दीन तुगलक एक युद्ध जीत करके तिरहुत पर साम्राज्य विस्तार, तिरहुत यानी कि दक्षिण भारत का एक जगह जहां पर यह साम्राज्य विस्तार करके आ रहा था, और जनता और इसके नायब और वजीर इतने खुश थे कि इन्होंने इसके स्वागत समारोह का आयोजन किया। और वह स्वागत समारोह था कहाँ पर? तो वह स्वागत समारोह था तुगलकाबाद। यह घटना कब की है? तो 1325 की। तो 1325 में स्वागत समारोह आयोजित किया गया तुगलकाबाद में। किस विजय के पश्चात? तो तिरहुत की विजय के पश्चात। और उसी स्वागत समारोह में लकड़ी के मंच से गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। तो अगर प्रश्न पूछ देता है कि मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हुई 1325 ईस्वी में। कौन सी विजय थी? तो तिरहुत की विजय थी। स्वागत समारोह का आयोजन था, स्वागत समारोह का आयोजन था। कहाँ आयोजन था? तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद दिल्ली के निकट एक छोटी सी जगह थी तुगलकाबाद, और उसी तुगलकाबाद में लकड़ी के मंच से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई। तो यदि पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण क्या था, तो 1325 में अपने ही सम्मान समारोह में लकड़ी के मंच से गिर करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक को संस्थापक, गाजी मलिक, डाक व्यवस्था की शुरुआत, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, किसानों की स्थिति को मजबूत करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अच्छी हैं, और इनको एक आप सामान्य रूप से योग्य शासक कह सकते हैं कि बहुत बुरा नहीं और बहुत अच्छा नहीं, लेकिन एक सामान्य योग्य शासक के रूप में हमेशा जाने जाएंगे इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक। अब जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु, चलता हूँ नेक्स्ट उस पे शासक पे, तो जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक कराया गया और वह अगला सुल्तान बना। यानी गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात दूसरा शासक कौन बना? तो दूसरा शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक। शासनकाल आप देखोगे इसका तो सामान्य रूप से ज़्यादा था, 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन किया
दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। तो अगर सामान्य परिचय की बात किया जाए कि यह गद्दी पर कैसे बैठा, तो यह सामान्य रूप से गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था और गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र होने के नाते इसका गद्दी पर बैठना लाजमी था। कोई संघर्ष नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु के पश्चात सुल्तान का पुत्र ही अगला सुल्तान होगा। तो गयासुद्दीन तुगलक का यह पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक। और आप कह सकते हो कि यह भी सामान्य रूप से योग्य शासकों की श्रेणी में शामिल हुआ। लेकिन कुछ ऐसे फैसले थे जिसके वजह से इतिहासकार जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे अलग विचारधारा का सुल्तान मानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक चीज़ तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे बड़ा साहित्यकार, सबसे बड़ा कलाकार, सबसे बड़ा गीतकार, यह सारी जो कहानियाँ या सारी जो उपाधियाँ मिलती हैं वह किसको मिलती हैं? तो मिलती हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसने बहुत सारे विषयों पर बड़े अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जित कर रखा था। तो पूरे दिल्ली सल्तनत का, तुगलक वंश नहीं बोल रहा हूँ, पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे योग्य शासक या सबसे ज़्यादा विद्वान शासक कौन होगा? तो सबसे विद्वान शासक होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगर बात किया जाए तो इसने क्या ऐसा किया, तो सबसे बड़ा जो विवादास्पद फैसला था इसके शासनकाल में वह था राजधानी का परिवर्तन। कि दिल्ली सल्तनत में सत्ता का केंद्र और राजधानी या राजनीति का केंद्र क्या थी? तो हर जगह पे आप पढ़ोगे कि सत्ता का केंद्र क्या था? दिल्ली था। लेकिन अपनी राजधानी दिल्ली से उठा करके इसने देवगिरी में कर दी और देवगिरी को एक नया नाम दिया दौलताबाद। यह बड़ा ही विवादास्पद फैसला था, क्योंकि दौलताबाद कहाँ? तो नीचे की तरफ महाराष्ट्र में, और दिल्ली कहाँ? तो दिल्ली केंद्र में। अब कोई शासक दिल्ली में बैठ करके और दिल्ली में नहीं राजधानी बना रहा है, वह अपनी राजधानी बनाना चाह रहा है कहाँ पर? तो देवगिरी में। तो यह कहीं ना कहीं विवादास्पद फैसला था। अब कारण क्या था? तो उसके बारे में कहा गया कि यह ऐसा एक शासक था जिसके समय में जनता द्वारा सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। यानी इसके शासनकाल में जनता ने सबसे ज़्यादा विद्रोह किए, कि लगभग 34 विद्रोह इसके शासनकाल में हुए, जिसमें से केवल अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत से होने वाले विद्रोहों की संख्या क्या थी? 27। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि चूंकि ज़्यादा विद्रोह दक्षिण भारत से हो रहे थे, तो दक्षिण भारत को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ही उसने अपने दिल्ली वाली राजधानी को छोड़ा और जा करके देवगिरी के किले में बैठ गया और देवगिरी को दौलताबाद करके उसने अपनी राजधानी दौलताबाद में ही बना ली, दक्षिण विद्रोह को दबाने के लिए। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह राय लिखी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब वह पेट दर्द की दवा करता था तो सर में दर्द शुरू हो जाता था, और जब सर दर्द ठीक होता था तो पेट दर्द फिर से शुरू हो जाता था। यानी कुल मिलाकर के जनता के बीच में नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया था। कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक को गालियों से भरे हुए पत्र लिखे जाते थे जनता द्वारा। कुछ ने यहाँ तक इसको खूनी बादशाह की संज्ञा दे दी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि पत्र लिखने वाले अगर पकड़े जाएंगे तो मैं उनको कत्लेआम करवा दूंगा। तो कुछ लोगों ने इनको गुस्सैल और खूनी बादशाह भी कहा। तो यह सारी कहानियां मोहम्मद बिन तुगलक की। दूसरी एक जो बड़ी चीज इसके शासनकाल में मानी जाती है, तो प्रतीक मुद्रा की शुरुआत। कि प्रतीक मुद्रा की शुरुआत करने वाला शासक कौन? तो प्रतीक मुद्रा की शुरुआत करने वाला शासक भी भारतवंश में, भारत देश में आपका माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। अब प्रतीक मुद्रा का मतलब समझिएगा कि प्रतीक मुद्रा का मतलब हो गया क्या? क्योंकि 14वीं शताब्दी से पहले एक स्थिति ये हो गई कि भारतवर्ष में कहिए या पूरे विश्व में कहिए, चांदी की डिमांड बढ़ गई, चांदी की मांग बढ़ गई और आपूर्ति कम हो गई, जिसके वजह से चांदी का मूल्य बढ़ गया।
तो लोगों ने भी क्या किया कि जिस चीज़ की आपूर्ति कम होती है लोग भी उसका ब्लॉक स्टोरेज, उसका स्टोरेज करने लगते हैं अपने घरों में। अब क्या हुआ कि चांदी की कीमतों में जब वृद्धि हुई तो इसने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, और वह निर्णय यह था कि कांसे का टका बनाया जाएगा। यानी टका बनाया जाएगा किसका? तांबे का, कांसे का। लेकिन उसको माना किसका जाएगा? तो उसको माना जाएगा चांदी का। इसी को हम लोग प्रतीक मुद्रा कहते हैं कि यह प्रतीकात्मक रूप से उतनी महंगी नहीं है लेकिन वास्तव में उतनी महंगी मानी जाएगी। तो उसने क्या किया कि प्रतीक मुद्रा की जब शुरुआत करी तो कांसे के टके को क्या मानने के लिए जनता से कह दिया? चांदी का टका। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह नियम जो था, यह कानून जो था, वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया। जनता ने खुद ही जाली मुद्रा छापनी शुरू कर दी। नतीजा क्या हुआ कि इतनी अव्यवस्था फैल गई, अर्थव्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में चली आई कि उस कंडीशन में इनको अपना यह निर्णय, यानी प्रतीक मुद्रा वाला जो निर्णय था, मोहम्मद बिन तुगलक को वापस लेना पड़ गया। दूसरा एक प्रश्न और बनता है और वह प्रश्न है इब्ने बतूता जो आया था कहां से? तो मोरक्को से। तो इब्ने बतूता जो मोरक्को से आया था वह इसी के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में। तो अगर पूछा जाएगा कि अफ्रीकी यात्री या मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फिर से चर्चा करता हूं कि यह मोहम्मद बिन तुगलक है कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है, जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी बनता है और तुगलक वंश का दूसरा शासक बनता है। पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान शासक माना जाता है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके दो विवादास्पद फैसले, एक राजधानी का परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी राजधानी का परिवर्तन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और देवगिरी को दौलताबाद का नाम किसने दिया? तो वह भी दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तीसरा एक ऐसा शासक जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, तो सबसे ज़्यादा विद्रोह 34 विद्रोह, जिसमें से अकेले दक्षिण भारत से कितने विद्रोह? तो 27 विद्रोह। दूसरा प्रतीक मुद्रा की शुरुआत भारत में करने वाला शासक कौन? तो प्रतीक मुद्रा की शुरुआत भी भारत में करी थी किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और इब्ने बतूता जो अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था, वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्ने बतूता 1333 में आया था। और उसके पश्चात 1320 से 25 नहीं है, सॉरी 1351, ये वाली जो टाइमिंग है, तो 1325 से 1351, तो बीच में 1333 में इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। अब जब इसकी मृत्यु हुई तो 1351 में जब इसकी मृत्यु हुई, हालांकि मृत्यु का कोई विशेष वर्णन किताबों में नहीं है, संभवतः यह माना जाता है कि स्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई। तो जब मृत्यु हुई तो कुछ इतिहासकारों ने लिखा क्या कि जनता को अपने सुल्तान से और सुल्तान को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। यह इंडिकेट करता है किसको? कि जनता इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न या बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी, जनता इनको देखना नहीं चाहती थी, तभी तो गाली लिख करके इनके किले पर भेजा जाता रहा होगा। अब इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके चाचा थे जिनका नाम था रजब खान। तो रजब खान का बेटा जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। तो यह दिमाग में रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बैठा गद्दी पर, और उनके पुत्र की मृत्यु के बाद जो तीसरा शासक है जिसको हमने नाम दिया फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक चचेरा भाई था, चचेरा भाई था किसका? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। और ध्यान एक चीज़ और देनी है जो पॉइंट छूट गया शायद, तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम और था, उपाधि थी जौना खां।
जैसे गयासुद्दीन तुगलक के लिए हम गाजी मलिक का प्रयोग करेंगे, वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जौना खां का प्रयोग भी किया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे एक आध प्रश्न बनेंगे। कैसे बनेंगे उस पर चर्चा करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और आगे चलते हैं। अब तो सबसे पहले बात किया जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोह का कारण क्या था? तो विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था कि वो बड़ा ही सहिष्णु विचारधारा का था, बड़ा ही शांत विचारधारा का था और मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। क्यों नाराज़गी थी? क्योंकि यह जो नीतियाँ लाता था वह नीतियाँ ज़्यादातर हिंदुओं के समर्थन में लाता था और इस चीज़ से वाकिफ था, इस चीज़ को जानता था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने आते सबसे पहला काम क्या किया? तो सबसे पहला तो काम उसने यही किया कि उसने शासन को चलाने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति का क्या मतलब? तो तुष्टीकरण की नीति का मतलब कि लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास। लेकिन उसकी तुष्टीकरण की नीति में पूरी जनता नहीं आ रही है। खास तौर पर उसने 3 लोगों को टारगेट किया कि किसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक टारगेट था उसका अमीर लोग। अमीर लोग यानी कि जो अपर मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग से थोड़ा सा ऊपर के लोग थे, उनको टारगेट किया तुष्टीकरण की नीति में। दूसरा नाम आया सेना और तीसरा नाम आया उलेमा। इन 3 लोगों को विशेष रूप से संतुष्ट करने का प्रयास किया अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने। अमीर जो थे उनको संतुष्ट किया किस तरीके से? तो जो भी नियम कानून बनाए, जो सजा और दंड का प्रावधान किया, उस सजा और दंड के प्रावधान में प्रयास किया कि अमीरों के ऊपर बहुत ज़्यादा नियम कानून लागू न हो। सेना को कैसे संतुष्ट किया? तो सेना को संतुष्ट किया सेना के पद को वंशानुगत बना करके। उसने सीधा सा एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा कर दी और उस घोषणा में क्या कहा कि यदि कोई सैनिक वृद्ध है, अगर कोई सैनिक ऐसा है कि जो अपना कार्य नहीं कर सकता, तो वह अपने पुत्र को, पुत्र न होने की स्थिति में दामाद को, और दामाद भी अगर उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में किसी भी गुलाम को भी अपना एजेंट बना करके अपनी जगह पर काम करवा दे। अगर प्रशासन के काम में कोई बाधा नहीं पहुंचती है उसके न होने पर भी, तो उसको नौकरी में माना जाएगा। यानी सेना भी संतुष्ट, क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी मिल गई। दूसरा, वेतन वाला सिस्टम भी इसने खत्म किया और जागीर की परंपरा फिर से शुरू कर दी। तीसरा, उलेमा यानी धर्मगुरु, धर्मगुरुओं को विशेष वेतन देने की शुरुआत भी की इसने और साथ में हिंदुओं को बड़ा ज़्यादा परेशान करने का प्रयास किया ताकि धार्मिक सहिष्णुता जो मुसलमानों के प्रति है वो दिखा सके और हिंदू उसके दुश्मन हैं यह भी जनता को दिखा सके। संभवतः यही कारण माना जाता है कि वो उसने ऐसा किया। तो सबसे पहले सेना के पद को वंशानुगत बनाने वाला, तो सेना के पद को वंशानुगत बनाने वाला शासक कौन था? तो सेना के पद को वंशानुगत बनाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसकी टाइमिंग है 1351 से लेकर 1388 तक। कौन है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। तुष्टीकरण की नीति अपनाया अमीरों के प्रति, सेना के प्रति और उलेमा के प्रति। दूसरा काम क्या किया कि इसने जजिया कर को, जजिया कर तो समय आरोपित हो चुका था, लेकिन जजिया कर के अंदर कुछ लोग, जजिया कर के अंदर कुछ लोग जो थे नहीं आते थे, जिसमें ब्राह्मण, महिला, दिव्यांग, इस तरीके के लोगों को जजिया कर से मुक्त किया गया था। लेकिन जजिया कर में ब्राह्मणों को भी शामिल करा दिया, यानी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का श्रेय जाता है किसको? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को, कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया। अब आते हैं अगला नाम, तो 3 शहरों की स्थापना।
एक शहर आपका फिरोजा, एक शहर आपका फिरोजाबाद और एक शहर आपका जौनपुर। इन तीनों की स्थापना भी की थी किसने? तो इन तीनों की स्थापना भी की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इससे तो प्रश्न नहीं आएंगे क्योंकि नाम में ही फिरोज शाह छिपा हुआ है कि फिरोजा जो कि हरियाणा में है, फिरोजाबाद जो कि यूपी में है, और तीसरा नाम जौनपुर। तो जौनपुर की स्थापना इसने किया था किसके नाम पर? तो अपने चचेरे भाई जौना खां के नाम पर। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जामिनेशंस में कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो दिमाग में रखिएगा कि जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और यदि पूछ देगा कि जौनपुर शहर की स्थापना किसके नाम पर की थी, तो जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां के नाम पर। और दूसरा एक नाम और आता है कि जितने भी धर्म ग्रंथ थे, जितने भी धर्म ग्रंथ थे हिंदुओं के, उन सारे धर्म ग्रंथों को उसने अनुवाद कराया था किस भाषा में? तो संस्कृत से फारसी भाषा में। संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने वाला पहला शासक कौन था? तो वह भी आप आंसर मारेंगे क्या? तो फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह की मृत्यु होती है कब? तो 1388 में। आज जैसे ही मृत्यु होती है तो उसके बाद कोई भी ऐसा तुगलक वंश का शासक नहीं आया कि जो बहुत ही योग्य शासक माना जाए। नतीजा क्या हुआ कि तुगलक वंश धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा, पीछे की ओर जाने लगा, और उसी बीच 1398 में हो जाता है आक्रमण तैमूर का। और तैमूर के आक्रमण के पश्चात तुगलक वंश पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और नया वंश आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश को अगले सेशन में कंप्लीट किया जाएगा और सैयद वंश के बाद लोदी वंश आएगा। यानी अगले सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि सैयद वंश और लोदी वंश दोनों को कंप्लीट कर दिया जाए। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, आपके काम में आ जाए, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, अपना सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।